हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कैसा लगा आपको हमारा पहला कंसेप्ट? होप सो आपको वो क्लियर होगा। तो आज उसी की तरह एक नया कंसेप्ट मैं लेके आई हूँ, जिस एक्ट का नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, बेसिकली कॉल्ड सेबी एक्ट। तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले की तरह आपको ये एक्ट भी समझ में आए, और अगर पहले वाले एक्ट आपको किसी कारण से समझ नहीं आया तो ये आपको अच्छे से आ जाए। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगर कोई नया एक्ट में लेके आती हूँ या कंसेप्ट लेके आती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। बेसिकली ये एक्ट अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में, सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, उन सब चीज़ों को जो रेगुलेट करती है अथॉरिटी, उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, विच इज़ बेसिकली अ सेबी एक्ट। तो अगर मैं आप सभी को इस एक्ट का एक ओवरव्यू दूँ बेसिकली कि एक्ट क्या है, तो जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह में डील करते हैं या शेयर परचेज करते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरह का कुछ गलत ना हो, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, ताकि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो एज ए इन्वेस्टर हमें लॉस ना हो किसी गलत कारण की वजह से। अगर सेल परचेज में हो रहा है तो वो तो होगा ही, लेकिन किसी अनफ्रॉडलेंट या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की वजह से हमें लॉस ना हो। तो बेसिकली उसके लिए एक सेबी एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर हमें एक बोर्ड दिया गया। बोर्ड मीन्स एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया इस एक्ट के अंदर, जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो सेबी बोर्ड की क्या पावर है, क्या फंक्शन है, अगर हमारे साथ कोई धोखा होता है तो हम कहाँ अपील करेंगे, सेबी हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सेबी में क्या सेक्शन है, अगर सेबी के फैसले से हम खुश नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, क्या इसका फैसला एंड है, या जो कुछ भी है जो हमें सेबी के बारे में पढ़ना है, वो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये वाला एक्ट धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, और रेगुलरली करेंगे हम एक पार्ट, ठीक है। तो ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया, एक एक्ट जो बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, और टू प्रमोट द डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, किनका, इन्वेस्टर्स का, सिक्योरिटी मार्केट का, उन सब का रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट को, कि टाइम टू टाइम चले सिक्योरिटी मार्केट, जो रेट है सिक्योरिटीज के वो ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, और फॉर मैटर्स, और जितने भी मैटर हैं जो इससे कनेक्टेड है। तो बेसिकली सेबी एक्ट क्यों बनाया गया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट इट्स डेवलपमेंट, रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, एंड फॉर अदर मैटर्स जो इनसे रिलेटेड हैं। तो ये बेसिकली इसका एक ओवरव्यू है कि 1988 को ये बनाया गया था, लेकिन 1992 को इसको स्टैच्यूटरी पावर मिली थी, मतलब इसे जो फुल्ली पावर्स मिली हैं काम करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बेसिकली 1992 में मिली थी। उससे पहले ये सिर्फ एक कागजी कानून था, जैसे हम बोलते हैं ना कि कानून बना दिया और वो रह गया, पड़ा है, कोई नीड नहीं है, ऐसे ही है, ना उसकी कोई अथॉरिटी है ना कुछ। तो बेसिकली वो था। लेकिन 1992 में इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू होती है और एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनती है बाय अवर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें अभी तक 3 अमेंडमेंट किए गए हैं जब से ये बना है, 1995 में, 1992 में, एंड लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 2002 में। अगर हाल फिलहाल में कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये हमने पढ़ा कि सेबी एक्ट क्या है, कि सेबी का जो एक्ट है वो क्या है।
अब जो ये बेसिकली सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये बेसिकली एक बोर्ड है। इट इज अ बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है, एक बोर्ड है जो इस एक्ट के अंडर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनके डेवलपमेंट करना, ठीक है, हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना, वही काम जो एक्ट के हमने पढ़ा क्यों बनाया गया, बेसिकली सेबी वही करता है। यानी सेबी एक्ट के अंदर एक सेबी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो उसका काम करता है, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, सेबी का जो हेड ऑफिस है। इसके रीजनल ऑफिसेज भी होते हैं कि हर क्षेत्र में एक इसका ऑफिस होता है। तो अभी तक इसके फिलहाल 4 में है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। फिलहाल अगर कोई न्यू अपडेट है तो हम वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सेबी एक बोर्ड है जो एक्ट के अंडर बनाया गया है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके? इन्वेस्टर्स के, ठीक है। जो सेबी है, ये जो बॉडी है, इसकी क्या खास बात है, या ये जो बॉडी बनाई गई है, यही बनाई गई है बेसिकली, तो इसमें कुछ फीचर्स होंगी। वो फीचर्स क्या है? जो सेबी है उसका परपेचुअल सक्सेशन है और एक कॉमन सील है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि जो सेबी है ये अलग है, और अगर सेबी के अंदर जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हैं, इसका चेयरमैन है या है प्रेसिडेंट है या जो भी है, वो इससे अलग है। जैसे हम कंपनी में पढ़ते हैं ना कि कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन है, कि कंपनी अलग है, कंपनी का शेयर होल्डर अलग है। अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो अपने नाम से करेगी, ना कि अपने शेयर होल्डर के नाम से। तो ठीक उसी तरह अगर सेबी कोई काम करती है, फंक्शन करती है, कानून पास करती है, तो वहां सेबी काम करेगी, ना कि उसका जो हेड होगा वो काम करेगा। तो सेबी अलग है, सेबी का हेड अलग है, सेबी की खुद की सील है। अगर सेबी कोई कानून बनाती है तो उस पर सेबी की सील लगेगी, उसके हेड के सिग्नेचर नहीं होंगे, सेबी की सील लगेगी, ठीक है। ये सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन है सेबी का फीचर्स जो हमने पढ़ा। ये मैं पढ़ देती हूँ। द बोर्ड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी and to contract by the said name and shall be sue or be sue, कि अगर ये किसी पे मुकदमा करती है तो अपने नाम से करेगी, और अगर इस पर कोई मुकदमा छिड़ता है तो वो इसके नाम से आएगा, ना कि इसके हेड के नाम से। आपको ओवरव्यू क्लियर है कि सेबी एक एक्ट है जो बनाया गया है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस एक्ट के अंदर एक सेबी बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया जो एक स्टैच्यूरी है, खुद के हिसाब से काम करता है, खुद का एक अलग अस्तित्व है उसका, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इतना क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड। जो सेबी हमने बनाया है उसका क्या स्ट्रक्चर है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका परपेचुअल सेक्शन है, अभी सब पार्टी अलग है, तो मतलब पार्टी होंगी इसमें। तो इसका एक चेयरमैन है, 2 मेंबर्स हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, केंद्रीय वित्त विभाग से, जो सेंट्रल लेवल पे हैं। 1 मेंबर है जो आरबीआई अपॉइंट करेगा, और 5 अदर मेंबर्स हैं जिसे हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो टोटल मेंबर कितने हुए? 5, 6 और 2, 8 और 1, 9। टोटल मेंबर हुए 9। जो हमारा चेयरमैन है वो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो 2 मेंबर है वो भी यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जो 5 मेंबर है वो भी। सिर्फ 1 मेंबर है जो आरबीआई अपॉइंट करता है, ठीक है। ये जो 5 हमारे मेंबर है इसमें से 3 होल टाइम होंगे, पूरी तरह काम करेंगे, 2 पार्ट टाइम जो किसी की एब्सेंस में या किसी मेन कारण से आएंगे काम करने के लिए। फिलहाल में हमारी जो चेयरमैन है वो माधाबाई पूरी बीच हैं, और ये हमारी पहली वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की, ठीक है। तो एक चेयरमैन है, 2 ऑफिसर हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से हैं, एक आरबीआई से, और 5 अदर जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी यूनियन। ये इस बोर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिलहाल में कौन है? माधाबाई पूरी बीच। अब देखिए, जिसका चेयरमैन है वो इसका हेड है, ठीक है। तो ये जो चेयरमैन है ये सारे काम करेगा सेबी के, ठीक है। यानी सेबी का जो रेगुलेशन है, डायरेक्शन है, मैनेजमेंट है, जो कुछ भी है सेबी के बोर्ड का, वो चेयरमैन करेगा,
मेनली, और ये सब उससे असिस्ट करेंगे। तो यानी जितना भी काम है सेबी का वो इन सब के अंडर होता है, ये सब करेंगे। यही मैनेजमेंट में बात कही गई है। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ बोर्ड वेस्ट इन द बोर्ड्स ऑफ मेंबर, यही है बोर्ड ऑफ मेंबर, यानी इनमें लाई करेगी सेबी की पावर। ये है सेबी बेसिकली। सेबी क्या है? सेबी एक बॉडी है जो इससे बनी है, यही है सेबी। ठीक है। अगर आप सेबी का मेंबर बनना चाहते हो, सेबी क्या काम करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। तो अगर आप इसका मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कैपिटल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की होनी चाहिए, इकोनॉमी की होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग की होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो सब आपको रेगुलेट में, प्रमोट में, इन्वेस्टर्स के इन सब में हेल्प करेगा, आपको वो सब आना चाहिए। अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं है तो आप कैपिटल मार्केट को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे संभालोगे? आपको पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है, तो यहाँ वो बात है। सेबी की ड्यूटीज क्या है? वही कि सेबी की ड्यूटी यही है कि प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करे, उसे रेगुलेट करे, ठीक है, और ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करे। ये वाले ऑफिसर्स यही अपॉइंट करती है सेबी। ठीक है। जो सेबी एक्ट बनाया गया है, अगर आ जाए कि सेबी एक्ट क्यों बनाया गया है, क्या कारण है सेबी एक्ट को बनाने का, तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, सेम वही बात कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना ताकि उनके साथ कोई गलत तरीके से धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, हमारे कैपिटल मार्केट को सिक्योर करना, रेगुलेट करना, यही इनकी ड्यूटी है, यही इनका ऑब्जेक्टिव है, यही इनका रीजन है बनने का। बेसिकली घूम फिर के बात इन्वेस्टर्स पे ही आती है कि उन्हें प्रोटेक्शन देना। सेबी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, सिंपल बात। जो सेबी के मेंबर हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, जैसे आपको दिख ही रहा है, 5 साल तक आप रह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। जैसे हमने हमारे पिछले एक्ट में पढ़ा था कि जो चेयरपर्सन थे वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे, यानी आप दोबारा उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते थे। 5 साल के बाद नया बंदा आएगा, लेकिन यहाँ 5 साल के बाद आप दोबारा आ सकते हो। ठीक है, कब तक? 65 ईयर्स की एज तक, यानी जिस दिन आप 66 ईयर्स के हुए आप दोबारा नहीं आ सकते। ये आपकी लास्ट लिमिट है 65, लेकिन 5 साल के बाद आप रीअपॉइंट हो सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के साथ समझाया था, वही है। ये सबके सेक्शंस देख लेना आप। सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, सेक्शन 4 में ये स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड और ये सब मेंशन है। सेक्शन 5 में इनका टाइम पीरियड है। सेक्शन 7 में इनकी मीटिंग के बारे में बताया गया है कि जो सेबी की बोर्ड की मीटिंग होती है वो कहीं भी हो सकती है, रीजनल ऑफिस में या हेड ऑफिस में, जैसे सेबी को डिसाइड करता है। और अगर सेबी का कोई प्रोसीजर है, रूल है, जैसे कोरम का रूल है। कोरम क्या होता है कि अगर हम कोई मीटिंग करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, रूल के ऊपर, तो मिनिमम मेंबर्स को वहां होना, मिनिमम मेंबर्स का वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। तो जो मिनिमम मेंबर्स की लिमिट होती है वो कोरम होती है। मान लीजिए मैं मीटिंग करना चाहती हूँ और 50 मेंबर्स का कम से कम वहां होना जरूरी है, तब मीटिंग शुरू होगी। अदरवाइज अगर 49 भी है तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो जो 50 है ये कोरम है मीटिंग का। ठीक है, अगर चेयरमैन किसी कारण से मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो और कोई मेंबर जो उस टाइम वहां प्रेजेंट है वो चेयरमैन की जगह काम करेगा। सभी मेंबर्स जिसे मिलकर बनाएंगे वो, तो मतलब एनी अदर मेंबर्स चूजन बाय मेंबर प्रेजेंट एट दैट टाइम प्रिजाइड एट मीटिंग। ठीक है, जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के बेस पे ही होगा, तो कॉमन ही बात है। और अगर किसी केस में टाई हो जाता है, यानी 50-50 वोट्स हो जाते हैं, तो चेयरमैन वोट देगा। अदरवाइज चेयरमैन वोट नहीं देता। जैसे लोकसभा में होता है कि हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो वोट नहीं देता, उसके मेंबर देते हैं। लेकिन अगर वोट इक्वल हो जाए, 50 हाँ में है 50 ना में है, तब उसमें फिर मेन बंदा आता है, जैसे इसमें चेयरमैन तब आएगा। फिर चेयरमैन का जो फैसला है वो एंड होगा, क्योंकि चेयरमैन हाँ की तरफ है तो वो हो जाएगा, ना है तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, मीटिंग्स तक आपको क्लियर है। उसके बाद है 7,
ए, यानी ये 7 का ही सब पार्ट है। इसमें दिखाया गया है कि ठीक है मीटिंग के बारे में ये सब है, लेकिन मेंबर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो मीटिंग में पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस हमें सेक्शन 7A हमें रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है। इनका जो हेड है ना, ये जो इन्हीं से बात क्लियर हो जाएगी, अंदर का मैटर जरूरत ही नहीं है। जैसे सेक्शन 7A बताता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन इन मीटिंग इन सर्टेन केसेस, कि कुछ केसेस में आप इस मीटिंग में जो है पार्ट नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते, इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का मुकदमा है, ठीक है, और आप जो मेंबर हो, बोर्ड है जो उसका मेंबर हो, ठीक है, लेकिन आप किसी कारण से या आपकी इच्छा से आप कंपनी के डायरेक्टर भी हैं या शेयर होल्डर है या आपका कोई इंटरेस्ट है कंपनी में, यानी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कारण से उस कंपनी से जुड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले आप बोर्ड को इस बात को डिस्क्लोज नहीं करते हो कि आपका किसी ना किसी तरह से उस कंपनी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर आपने बता दिया, डिस्क्लोज भी कर दिया मेंबर्स को कि आपका किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट है, तब भी आप नहीं ले सकते। तो बेसिकली बात यही है कि जिसका मुकदमा है या जिससे रिलेटेड बात हो रही है, रूल बन रहा है, जो भी है, ठीक है, तो अगर आप उस कंपनी में किसी ना किसी तरह से लिंक रखते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप बेसिकली मीटिंग में पार्ट नहीं ले सकते। देखिए बेसिकली बात है, मान लीजिए कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है, किसी कंपनी में, उस कंपनी का सेबी एक्ट के पास जो है वो मुकदमा आया है, ठीक है, तो अगर आप जो है उस कंपनी में कुछ रखते हो इंटरेस्ट अपना, तो कॉमन ही बात है कि आप उसी कंपनी की फेवर में फैसला दोगे, क्योंकि आप वहां के डायरेक्टर हो या आपका इंटरेस्ट है, आप क्यों अपना इंटरेस्ट खराब करना चाहोगे। तो इस सिचुएशन में अगर आपका किसी तरह से कोई इंटरेस्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप वहां मीटिंग में पार्ट नहीं ले सकते। बेसिकली यही बात है कि आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप अलग होने चाहिए। तभी कहते हैं कि ये जो सब एक्ट वगैरह होते हैं, बोर्ड होते हैं, अगर आप इनके मेंबर बनते हो तो आप और कहीं ताल्लुक नहीं रख सकते, आप अलग होते हो। आपको किसी भी गवर्नमेंट वर्क में या वहां रखना, वहां जॉब करना या जो भी है वो जरूरी नहीं होता। उसके बाद जो है वो ये पावर्स ऑफ सेबी, यानी आगे आता है हमारे पास, हमने इतना पढ़ा, मीटिंग्स के पढ़ा, उसका रिस्ट्रिक्शन पढ़ा। अब आती है पावर ऑफ सेबी। देखिए सेबी की पावर क्या है, ये पावर उसे सेबी एक्ट के अंदर मिली है। हम आगे ब्रीफ में इन पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ एक सिर्फ नॉलेजेबल है, आप पर सुन लीजिए कि पावर क्या है, जनरल पावर्स आप इन्हें बोल दीजिए। 3 हैं, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, इन क्वासी लेजिस्लेटिव। देखिए इनके नाम से क्लियर है, जुडिशियल यानी जो जजमेंट से रिलेटेड है, तो सेबी जो है वो जजमेंट्स देता है फ्रॉड से रिलेटेड, या और कोई अगर फ्रॉड या अनएथिकल कुछ हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ, सिक्योरिटी मार्केट में कुछ हुआ है, तो जजमेंट देता है। एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूट करता है प्लान्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को। अगर सिक्योरिटी मार्केट में कोई रूल बनाना है तो वो रूल को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। लेजिस्लेटिव यानी रूल बनाता है किससे रिलेटेड, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, रेगुलेट, वो सब बातें हैं जो रिपीट होंगी सब। जुडिशियल यानी जजमेंट देता है। एग्जीक्यूटिव अपने रूल्स को एग्जीक्यूट करता है। लेजिस्लेटिव उस रूल को बनाता है जो वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। ठीक है, यही है बेसिकली इसकी जो जनरल पावर्स हैं। जैसे क्वासी जुडिशियल्स में आ जाएगा, जजमेंट देगा, क्यों, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस आए, अकाउंटेबिलिटी बने, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एग्जीक्यूट करता है अपने रूल्स रेगुलेशंस को, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है, जिसमें अगर उसने रूल बनाया इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। लेजिस्लेटिव यानी रूल्स बनाता है। सेबी को अगर कोई फ्रॉड का केस आता है तो उसके पास वो सब पावर होती हैं जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर एक कोर्ट के पास होती हैं।
तो उससे रिलेटेड पावर्स हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था कि सेबी की जनरल पावर्स क्या हैं। ऐसे ही सेबी के फंक्शंस है जो जनरल हैं, इन्हें भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। सिर्फ आपको यहाँ एक मैं आइडिया दे रही हूँ, क्या है हम इसे ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टिव यानी प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, प्राइस रैगिंग को चेक करेगा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस देगा, सेक्टर एंड सेक्टर। रेगुलेटरी मतलब फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करेगा, जैसे गाइडलाइंस बनाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, रूल्स बनाएगा, ऑडिट हो ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स की प्रोसेस को करेगा, रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखेगा, अगर कोई टेक ओवर्स हो रहे हैं, खरीदे बेचे जा रहे हैं तो उनकी लिमिट बनाएगा, सेक्टर एंड सेक्टर। डेवलपमेंट डेवलप करेगा सिक्योरिटी मार्केट और इन्वेस्टर्स को, कैसे ट्रेडिंग सेशंस देगा, डीमैट फॉर्मेट जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं उन्हें बताएगा, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बताएगा, कोई फीस लगानी है, कोई चार्ज लगाना है, वो सब लगाएगा। तो ये 3 बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे 3 जनरल पावर है, वैसे 3 बेसिक फंक्शंस में हम फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। हमने जो अभी पढ़ा कि आप चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हो, तो जैसे हर किसी में होता है, आप इन्हें रिमूव भी करते हो। तो जब अपॉइंट यूनियन मिनिस्टर्स करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो रिमूव भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करना चाहती है इन्हें, तो 3 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा मेंबर्स को या चेयरमैन को, जिससे भी आप रिमूव करना चाहते हो, प्लस 3 महीने की सैलरी और अलाउंस आपको देने होंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है तो 3 महीने पहले नोटिस देगी, प्लस उस 3 महीने का सैलरी और अलाउंस भी देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से होना चाहते हो तो आप सैलरी अलाउंस की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाय विश हो रहे हो। तो उस केस में आपको सिर्फ 3 महीने का नोटिस देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो नोटिस प्लस सैलरी, और आप खुद होगे तो सिर्फ नोटिस। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्यों करेगी? पागल थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी किन केसेस में? अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, पागल हो गए हो, आपने कोई ऑफेंस कर दिया है, सेक्टर एंड सेक्टर। ये सब जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं जो हम हर एक्ट में पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, जैसे हमने पिछले में पढ़ा। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये होती हैं जो किसी एक्ट की नीड होती हैं या मेन होती हैं, जिसमें ये है रिमूवल आप कर सकते हो। इसमें है सेक्शन जो 8 है, वो वैकेंसीज को डिफाइन करता है सेबी एक्ट की। वैकेंसी क्या कहती है कि कुछ केसेस हैं जिनमें अगर कोई फैसला लिया गया है, मान लीजिए ये जो 3 रीजन यहाँ गिवन है, अगर इन 3 रीजंस के कारण कोई फैसला दिया गया है लेकिन वहाँ कोई मेंबर नहीं है, यानी फैसला देना जरूरी है इन 3 रीजंस में, और वहाँ कोई मेंबर नहीं है या कुछ वैकेंसी है मेंबर की, तो उस केस में वो जो डिसीजन होगा इन केसेस में वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। यानी इन 3 केसेस में जो वैकेंसी है किसी मेंबर की, वो अफेक्ट नहीं करेगी प्रोसीडिंग्स को। 3 केस क्या है? अगर बोर्ड्स के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, उससे रिलेटेड कोई फैसला दिया गया है, किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई फैसला दिया गया है, या कोई इरेगुलरिटी हुई है प्रोसीजर में, सेबी एक्ट के प्रोसीजर में, रूल में, उस केस में जो फैसला दिया गया है, तो ये 3 डिसीजन जो है वो वैलिड होंगे। अगर कोई वैकेंसी है तो भी उन डिसीजन को हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते कि वहां वैकेंसी थी, कोई मेंबर नहीं था और आपने फैसला ले लिया, ये फैसले इनवैलिडेट नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? होप सो क्लियर है। वैकेंसी एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि इन 3 केसेस में अगर आप फैसला लेते हो, डिसीजन लेते हो, तो वो इस बेस पे इनवैलिडेट नहीं कहलाए जाएंगे कि वहां वैकेंसी थी किसी मेंबर की। क्लियर है? चलिए अब हमारा सेबी का मेन पार्ट शुरू होता है। पावर्स हमने पीछे 3 पढ़ी, क्वासी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। मैंने कहा था कि वो जनरल पावर्स हैं जो सेबी एक्ट में दी गई हैं। ये मेन पावर्स हैं जो बेसिक पावर्स हैं, जो है एक्चुअल में पावर, जो बताएंगी क्या पावर है। जो सेबी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है,
ठीक है। अगर वो किसी केस पे काम कर रहा है जो सिविल मामला है, तो सिविल कोर्ट की भी पावर है। ये जो सिविल कोर्ट की पावर है, ये 4 पावर हैं जो सिविल कोर्ट जैसी हैं। 4 पावर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यानी सिविल कोर्ट की जैसी भी उसके पास पावर है। पावर टू पास फॉलोइंग ऑर्डर्स, ये सब ऑर्डर्स को वो पास कर सकता है। ट्रेडिंग को रोक सकता है, आपका सिक्योरिटी मार्केट में आना बंद कर सकता है, आपके ऊपर कोई फाइन लगा सकता है, ठीक है, आपकी एसेट को बेचने से मना कर सकता है, आपको सस्पेंड कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी रख सकता है, ठीक है। यानी ये सब ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है। अब जो सिविल कोर्ट के अंडर उसके पास पावर है वो 4 हैं जो सिविल कोर्ट जैसी हैं। वो क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवाना, चेक करना, वो सब कर सकता है। किसी भी पर्सन को बुला सकता है और शपथ दिलवा सकता है, ठीक है। किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को कंपलसरी कर सकता है, ये सेम ही पॉइंट है। किसी भी बुक रजिस्टर पर्सन का जो भी है उसे इंस्पेक्ट कर सकता है। जब से भी किसी सूट, किसी मुकदमे का फैसला कर रहा होता है, तब उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, जो बेसिकली ये 4 पावर हैं सिविल कोर्ट की। बाकी पावर सेम है, जो पीछे पड़ी वो भी और ये भी। ये इन्हें सेबी एक्ट के अंडर मिली है, सेबी को पावर। क्लियर है? 2 पावर और है सॉरी सिविल कोर्ट वाली। इसमें है इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक और डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी विच अटेम्प्ट टू गेट सिक्योरिटी लिस्टेड। किस, ये वही है, हमने पीछे पढ़ा कि इंस्पेक्ट कर सकता है। किस किस का कर सकता है? किसी भी पब्लिक कंपनी का कर सकता है, लिस्टेड कंपनी का कर सकता है जिसके शेयर्स लिस्टेड है। बेसिकली पब्लिक कंपनी के तो लिस्टेड ही होते हैं शेयर, या अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है जिसके शेयर लिस्टेड है उसकी भी कर सकता है, ठीक है। ये पावर एक इशू कर सकता है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन। ये पावर है सेबी की, जो सेबी एक्ट के अंडर उसे मिली है। लेकिन सेबी की कुछ एडिशनल पावर्स भी हैं जो उसे SCRA 1956 के अंडर मिली हैं। बेसिकली सेबी एक्ट जब 1992 में आया था, उससे पहले ये एक्ट था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। लेकिन कुछ कारण की वजह से एक नया एक्ट बनाया गया, सेबी एक्ट। तो जो सेबी को नई पावर मिली वो तो थी, लेकिन कुछ सेक्रा एक्ट में से भी पावर्स उठाई गई जो सेबी को न्यू एक्ट में दी गई। तो जो सेक्रा की पावर है वो भी है अब सेबी एक्ट में। वो पावर्स कौन कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज के कोई रूल्स बनाना, ठीक है। अगर कोई रूल ऑलरेडी बना हुआ है तो अमेंड करना, डीलर्स को लाइसेंस देना, सिक्योरिटी को लिस्ट करना, किसी को भी रिटर्न के लिए बुलाना, इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट बिलवाना, इंफॉर्मेशन के लिए बुलाना। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का रूल बना हुआ है तो अमेंड करना, लाइसेंस देना आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए, ठीक है। आपकी जो सिक्योरिटी है उन्हें लिस्ट करना, उनका पब्लिक इशू करना, आपको बुलाना, सम्मन भेजना, वो सब सेक्रा एक्ट से मिला है। ये पावर उसे सेक्रा एक्ट से मिली है। और जो ये वाली पावर से हमने पीछे पढ़ी, ये उसे सेबी एक्ट से मिली है। तो इस पास 2 पावर है जो इसे अब सेबी एक्ट ने दी है और जो इसे अपने पुराने एक्ट सेक्रा एक्ट से मिली है। क्लियर है? उसके बाद अब ये जो है हम छोटे छोटे सेक्शंस पढ़ेंगे। सेबी एक्ट के अंदर सेक्शन डिफाइन है और सेक्शन का हेड से आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 11A ये बताता है बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफिस डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी। कि जो बोर्ड है अगर वो चाहे तो वो प्रोस्पेक्टस को इशू करने से मना कर सकता है, या प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होगा वो रेगुलेट कर सकता है। आप ऑफिस डॉक्यूमेंट को मना कर सकता है किसी भी कंपनी से। कैसे कर सकता है? रेगुलेशन से कर सकता है, ठीक है। अपना जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर दे के कर सकता है, ठीक है। या कुछ कंडीशंस लगा सकता है जिसके अंदर आप जो है इशू कर सकते हो, वो नॉट प्रोहिबिटेड है। इट नॉट प्रोहिबिटेड, मना नहीं है, आप कर सकते हो। यानी बेसिकली चाहे तो रेगुलेट कर सकता है, यानी आप किस तरह करोगे, क्या शर्तें हैं, क्या बायलॉज हैं, या मना ही कर सकता है कि आप मत करो, या कुछ कंडीशन लगा सकता है जहां आप कर सकते हो,
तो ये सेबी के पास ही सेक्शन 11A डिफाइन करता है। सेक्शन 11B बताता है कि जो सेबी है वो पेनल्टी क्यों लगाता है। तो पहला, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के लिए कि अगर उनके साथ धोखा हुआ है तो उसके लिए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा काम रोकने के लिए जो इन्वेस्टर्स के हक में नहीं है, और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, इन 3 केसेस में वो पेनल्टी लगाता है और आपको दिशा निर्देश देता है कि इन्वेस्टर के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, तो उनका इंटरेस्ट बचे, या कोई ऐसे मैटर में भी दे सकता है जिसमें इनडायरेक्टली वो इन्वेस्टर्स को इफेक्ट करेगा उसमें, और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। जो बाकी का इन्वेस्टिगेशन वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको इतना समझ आएगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ पावर और फंक्शन। बेसिकली पावर जो है वो हमने जनरल में 3 बांटे, क्वासी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। फिर हमने पढ़ा कि पावर जो है वो सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग भी मिली है और सेक्रा एक्ट में भी मिली है। सेबी एक्ट जो अब बनाया गया है, लेकिन सेक्रा एक्ट जो पहले था उसमें सेबी को जो पावर मिली हुई थी वो सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े, प्रमोटिंग, डेवलपिंग और सिक्योरिटिंग, ये फंक्शंस। अब जो नेक्स्ट के पार्ट हम कवर करेंगे जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेबी अगर इन्वेस्टिगेशन लगाता है किसी के ऊपर, किसी से रिलेटेड, केस से रिलेटेड, तो वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, सेबी कैसे काम करता है, इसका पैसा कहाँ से आएगा, ये क्या पेनल्टी है, क्या फीस है, सेक्टर एंड सेक्टर। तो होप सो आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि ईजी है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कुछ भी नहीं है टेक्निकल पार्ट जैसा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगे की फर्दर प्रोसीजिंग के साथ। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थम्स अप।